हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका इस आईसीटी की सीरीज़ में स्वागत करता हूं। ये जो सीरीज़ डिज़ाइन करी है ये हम लोगों ने दो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करी है, जिसमें से पहला है आपका आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज। तो इसमें जो यूनिट नंबर एएमओ में है आपकी यूनिट नंबर 5 और पीएससी में है ये यूनिट नंबर 9 प्री की। उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और आईसीटी हो गया। ये टॉपिक आपके सिलेबस में कवर्ड हैं, किसके? पीएससी प्री के। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें दिया हुआ है वो है आपका कंप्यूटर। ये कंप्यूटर वाला पार्ट पीएससी के सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के लिए हम एक कंप्यूटर का लेक्चर अलग से अपलोड करेंगे। बाकी का पीएससी और एएमओ दोनों के लिए लगभग सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? ऐसा क्यों नहीं कि इसमें कुछ और इसमें कुछ और। ऐसा इसलिए कि देखिए, साइंटिस्ट हमें दोनों में ही नहीं बनना है। हम चाहे पीएससी की परीक्षा दे रहे हों, चाहे हम आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा दे रहे हों, हमें साइंटिस्ट दोनों में ही नहीं बनना। ठीक है? क्यों? क्योंकि इतना डीप में आपको ना ही मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में जरूरत पड़ना है, ना ही पीएससी के एग्जाम में जरूरत पड़ना है। तो हमारा मेन फोकस उतने पोर्शन पे रहेगा जो बेसिक है। बेसिक से मेरा मतलब है अप टू क्लास 10th, अप टू क्लास 10th। क्योंकि क्लास 10th तक की जो साइंस है, उस साइंस पर बेस्ड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, हम सिर्फ उतना कवर करेंगे। क्योंकि पीएससी में भी साइंस और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में भी साइंस आपको उसी लेवल की पूछी जाएगी जिस लेवल की वो आपसे अपेक्षा करते हैं। वो आपसे ये अपेक्षा नहीं करते कि आप इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं और उस लेवल का आप पढ़े। आपसे पूछ लें कि एक सर्किट बना दिया है, सर्किट में आपको इंडक्टर भी लगा दिया, कैपेसिटेंस भी लगा दिया, ये सब चीजें बनाकर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं, ये सब चीजें आपको नहीं करनी। आपको बस मालूम होना चाहिए कि इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, दैट्स इट। ये बेसिक चीजें अगर आपको मालूम है तो एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, इसके बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये बेसिक सिलेबस के बारे में है। बेसिक सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस ये है कि एएमओ के लिए हमारा एक लेक्चर एक्स्ट्रा रहेगा जो है आपका कंप्यूटर्स का, और पीएससी में प्री में कंप्यूटर्स नहीं है। मगर अब अगर आप बात करें मेंस की, पीएससी मेंस की, तो पीएससी मेंस में पेपर 3 में जो यूनिट नंबर 4 है, पीएससी मेंस में पेपर 3 का जो यूनिट नंबर 4 है, उसमें आपका कंप्यूटर इंक्लूडेड है। उसमें आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें आपकी इधर इंक्लूडेड हैं। तो पीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आप कंप्यूटर वाला ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्री में तो नहीं पर मेंस में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए ये चीज सेम रहेगी, आपको ये चीज सिलेबस में प्री में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम आज का अपना सेशन चालू करते हैं इस यूनिट के पहले टॉपिक के साथ, जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब आप सिर्फ दिमाग में इस चीज को रखकर आगे बढ़िए कि आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहली चीज आपको यह मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ऑब्वियसली हमें मालूम होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमको मालूम है
करंट क्या होता है, नहीं मालूम है तो मैं एक बार और यहां डिस्कस करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूं कि हमको क्या क्या चीज डिस्कस करनी है और हम किस चीज के ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करंट, फिर उसके बाद कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। बस अगर हमें इतना ज्ञान है, अगर हम इतनी चीज जानते हैं तो हमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए काफी है। अब आपको यह समझना होगा कि यदि हम सिविल सेवक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या हम मेडिकल ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतनी जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह मालूम होना चाहिए, दूसरी चीज आपको इन एग्जाम के अनुसार यह चीज मालूम होनी चाहिए तो उससे संबंधित भारत में क्या चल रहा है, उससे संबंधित भारत में कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, उससे संबंधित मध्य प्रदेश में कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। अगर ये दो चीजें आपको मालूम है तो आप इस यूनिट को आराम से एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। पहली चीज क्या, बेसिक। दूसरी चीज क्या, उससे संबंधित क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। इतना अगर आपको मालूम है तो काफी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को चालू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक का और विश्व में इलेक्ट्रॉनिक का विकास कैसे हुआ। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक का विकास भारत में हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि यह तो तय बात है कि भारत में स्टार्टिंग में विकास नहीं हुआ होगा क्योंकि हम काफी टाइम तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। 1947 तक हम अंग्रेजों के अधीन रहे थे और उससे पहले तकनीकी में प्रौद्योगिकी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ चुका था। हमारे देश में एडवांसमेंट ज्यादातर 1947 के बाद जब अलग अलग मंत्रालय बन गए उसके बाद वो चीज आना चालू हुई। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हमारे भारत में कोई अगर एडवांसमेंट चालू हुआ होगा तो वो 1947 के बाद ही हुआ होगा, पहली चीज तो ये। लेकिन विश्व में उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो चीजें वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे 1946 में सबसे पहला कंप्यूटर आया था, एनियाक है ये, एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या है इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये एनियाक, ये पहला कंप्यूटर था जो विश्व में बना था। सबसे पहला कंप्यूटर जो विश्व में बना था, कब बना था, 1946 में। किसकी मदद से बना था, वैक्यूम ट्यूब की मदद से बना था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है ये अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे। वैक्यूम ट्यूब की मदद से सबसे पहला कंप्यूटर बना था। तो ये वैक्यूम ट्यूब कब बना था, ये 1904 में इसका विकास किया गया था, जिसका उपयोग करके एनियाक कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, जैसे जैसे प्रगति करते गए, वैक्यूम ट्यूब हुआ, वैक्यूम ट्यूब में कुछ दिक्कतें आई, क्या दिक्कतें आई हम वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर किसने बनाया था, बेल प्रयोगशाला। बेल प्रयोगशाला लेबोरेटरी है, बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी ने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। बस इतना पता रखना है, आपको इससे ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जब ट्रांजिस्टर आ गया तो क्या है नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जब मैं मिला देता हूं, ट्रांजिस्टर क्या होता है अभी हम देखेंगे। ट्रांजिस्टर, जब मैं बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिला देता हूं तो उसको क्या बोलता हूं, आईसी। तो पहली आईसी कब आई थी, 1958 में रोबर नोई लेकर आए थे। ओके, नेक्स्ट आपको पता करना है क्या, आईसी आ गई। अब आईसी जब बहुत सारी बन जाएंगी, बहुत सारी आईसी को मिला दूंगा। सबसे पहले क्या आया, वैक्यूम ट्यूब। देखिए इसको यही याद करिए, सबसे पहली चीज क्या आई, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब कब आया, 1904 में। उसका इस्तेमाल करके सबसे पहला कंप्यूटर एनियाक कब बनाया गया, 1946 में। नेक्स्ट, जब वैक्यूम ट्यूब नहीं सक्सेसफुल हो पाया या उसमें हमको कुछ दिक्कत आ रही थी तो हमने किसका आविष्कार किया, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, बेल प्रयोगशाला, बेल लेबोरेटरी ने। कब किया, 1947 में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर हमने क्या बनाया, इंटीग्रेटेड सर्किट।
कौन ने बनाया सबसे पहली बार? रॉबर्ट नोई ने 1958 में। अब आईसी आ गया तो आईसी से एडवांसमेंट चाहिए। आईसी से एडवांसमेंट क्या हुआ? बहुत सारे आईसी को हमने एक साथ मिला दिया, और जब बहुत सारे आईसी को एक साथ मिला दिया तो हमको क्या मिला? माइक्रो प्रोसेसर, जो इंटेल ने बनाया था। यही माइक्रो प्रोसेसर जब छोटा हो जाता है, बहुत छोटे से स्पेस में इसको हम बना लेते हैं, तो इसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलने लगते हैं, जो कि आजकल चलन में है। आपने सुना होगा इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीजें हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्किट का एक रूप। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? बहुत सारे ट्रांजिस्टर का एक ग्रुप। ओके, ये कब आया था? 1971 में। तो ये तो हुई वर्ल्ड की बात, इससे ज्यादा आपको कुछ पता नहीं करना। नेक्स्ट चीज आपको क्या पता करना है? भारत में इसका विकास कैसे हुआ। तो भारत में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो सबसे पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक का विकास तब हुआ जब इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बना। 1970 में जब इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बना, उस तब हमारे भारत में इलेक्ट्रॉनिक का विकास होना चालू हुआ। ठीक है, उसके बाद एक कंपनी खोली गई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में। तो आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? गाजियाबाद। ऐसा भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई? 1970 में हुई। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक के विकास से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सा 5 ईयर प्लान था जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित था। तो आप बताएंगे 7वीं 5 वर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7 5 ईयर प्लान, जो 1985 से 1990 तक लागू हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रिक उद्योग को, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और इसी समय इन्होंने कंप्यूटर को भी लाने के पर बढ़ावा दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम किया था। वो प्रधानमंत्री कौन थे आपके? राजीव गांधी। ठीक है, इसी क्रम में सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति कब आई? सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक नीति आई 2012 में, और द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब आई? 2019 में। आज की डेट में देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नीति कब आई। आज की डेट में हम उस नीति पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, हम कौन सी नीति पर काम कर रहे हैं? अब 2019 वाली नीति पर हम काम कर रहे हैं। तो लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित पहली नीति कब आई? तो 2012 में आई। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित द्वितीय नीति कब आई? 2019 में। और तीसरा प्रश्न जो इस पे बन सकता है वो है वर्तमान में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक नीति कार्यरत है? तो वो भी आपकी 2019 वाली होगी। तो ये 3 प्रश्न जो है इलेक्ट्रॉनिक नीति के ऊपर बन सकते हैं। कौन कौन सा? पहला, प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब बनी? 2012। अभी वर्तमान में हम किस इलेक्ट्रॉनिक नीति पर काम कर रहे हैं? तो 2019। या ऐसा भी पूछा जा सकता है इसी प्रश्न को कि द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, द्वितीय राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब आई? 2019 में। ठीक है, तो आपको विश्व में और भारत में इलेक्ट्रॉनिक का किस प्रकार विकास हुआ उसके संबंध में सिर्फ इतनी जानकारी रखनी है। इतनी जानकारी अगर आपको है तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपसे कुछ और नहीं पूछा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, किसका? सीईएल का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कहां पर है? गाजियाबाद में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब बात आई है इलेक्ट्रॉनिक नीति की, ठीक है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति की जब बात आई है, तो हमको उसमें भी ज्यादा नहीं पता करना, सिर्फ ये मालूम करना है कि उस इलेक्ट्रॉनिक नीति से हमको क्या करना है आगे। आगे भारत में कौन कौन सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक नीति हमसे करवाने वाली है, बस इतना पता रखना है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। पीछे नहीं जाता ये। इसमें भी अगर आप इस पॉइंट को याद रखेंगे सबसे ज्यादा तो सही रहेगा। क्या? कि जो इलेक्ट्रॉनिक नीति है, इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 है, इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 है। इस नीति में आपकी 5G टेक्नोलॉजी, IoT,
एआई रोबोटिक्स से संबंधित स्टार्टअपों को शामिल किया गया है। ये 5G टेक्नोलॉजी क्या है आपने सुना ही होगा, अभी 4G टेक्नोलॉजी चल रही है, 5th जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। आईओटी है, इंटरनेट ऑन थिंग्स, इंटरनेट ऑन थिंग्स, इसको हम इंटरनेट पढ़ेंगे तब अच्छे से डिटेल में इस चीज को देखेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जब कंप्यूटर स्वयं ही प्रोग्रामिंग के थ्रू इंटेलिजेंट हो जाए तो उसके द्वारा हम इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है। रोबोटिक्स, जब कोई मशीन स्वयं अपने आप काम करने लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, तो हम उसे क्या कहते हैं, रोबोटिक्स। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में भी हैं। ये जो सिलेबस है आपकी यूनिट 5 एएमओ की और यूनिट 9 पीएससी की, उसके आपके सिलेबस में भी है रोबोटिक्स और एआई, तो हम इनको डिटेल में देखेंगे। बस अभी आपको इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के संबंध में क्या याद रखना है कि ये 4 चीजों से संबंधित जो स्टार्टअप है उसको किसमें शामिल किया गया है, राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में शामिल किया गया है। इतना बस आपको मालूम रखना है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति से। ओके, अब एक और चीज, अगर ये स्टार्टअप चालू हुए हैं तो इनके लिए पेटेंट्स भी होंगे, पेटेंट होंगे तो उसके लिए फंड भी चाहिए। और हमारे देश में सबसे जो स्थिति खराब है वो पेटेंट से संबंधित वो यही है कि हमारे पास उन चीजों की जानकारी ही नहीं है जिनके हम पेटेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास फंड ही नहीं है। तो इस नीति में इन सब चीजों के पेटेंट के लिए एक अलग से फंड डिजाइन किया गया है जिसका नाम है सॉवरेन पेटेंट फंड, एसपीएफ। सॉवरेन का मतलब स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र रूप से सिर्फ इसी चीज के लिए फंड होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक का आप आविष्कार करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का आप आविष्कार करेंगे, उसका यदि आप पेटेंट कराते हैं तो उसके लिए अलग से पेटेंट फंड डिजाइन किया गया है। ओके, बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी इन चीजों को आप ना भी याद रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट और एक सोवरेन पेटेंट फंड वाली चीज, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। ओके, नेक्स्ट है आपकी इंस्टीट्यूट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ये 3 इंस्टीट्यूट आपको मालूम करना है। ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उन सभी इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको नहीं जानना है। इन 3 इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर आप जान लें इतना काफी होगा। सबसे पहली इंस्टीट्यूट कौन सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, औरंगाबाद। ये औरंगाबाद में। इससे 2 क्वेश्चन क्या बन गए, सबसे पहली चीज तो NIEIT, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, NIEIT का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पूछा जा सकता है NIEIT कहां पर स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, सीमेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, जो पुणे में स्थित है, ये जितने भी मटेरियल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, उन पे रिसर्च का काम करती है। तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं सीमेट कहां पर है। इसका पूरा नाम कभी भी आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये इंडिया में सीमेट नाम से ही फेमस है। तो आपसे पूछ सकते हैं सीमेट कहां पर स्थित है, तो पुणे में स्थित है। ओके, ये लिखा भी हुआ है, सीमेट कहां है, पुणे में स्थित है। तीसरा है आपका समीर, ठीक है। समीर के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, इसको आप होल्ड पे रखिए, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि ये चीज आपको तब
समझ में आएगी जब मैं थोड़ा सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर लूंगा। ओके, इस चीज को अभी थोड़ा होल्ड पे रखिए। ये 2 इंस्टीट्यूट और ये तीसरा इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब समझते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। ये अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने ये देख लिया कि विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कैसे हुआ है और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कैसे हुआ है। ओके, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कब चालू हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई, 1970 में। विश्व में कब चालू हुआ, जब वैक्यूम ट्यूब बनाया गया। कब, 1904 में, जिसकी मदद से सबसे पहला कंप्यूटर कब बनाया गया, 1946 में, जिसका नाम क्या था, ENIAC, ENIAC। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पता कर लिया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं संबंधित। तीसरा हमने पता कर लिया कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह हो, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्या मतलब है? कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आयरन है, आयरन मतलब लोहा, लोहे में आपने इस जगह अगर एक करंट का तार टच कर दिया तो आपको यहां पर करंट लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियसली करंट लगेगा आपको। क्यों लगा वो करंट? आपने तो तार इस तरफ टच किया था, आपको करंट इस तरफ क्यों लगा? क्योंकि कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है या कोई भी कंडक्टर है, जो कि नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर के कंडक्टिविटी के बारे में, चालकता के बारे में, इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से प्रवाह कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन किसमें आसानी से प्रवाह कर सकता है? कंडक्टर में। किसमें आसानी से प्रवाह कर सकता है? कंडक्टर में, चालक में। तो देखिए चालक के अंदर होता क्या है, चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं। चालक क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं। आपने अगर यहां से थोड़ी सी भी ऊर्जा इसे दे दी, अगर आपने थोड़ी सी भी ऊर्जा यहां दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ये एनर्जी तुरंत पास करने लगता है। और जैसे ही ये एनर्जी पास करेगा तो ये पूरी की पूरी चीज कहां, इस तरफ आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके थ्रू फ्लो कर पा रहा है तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। और कितनी आसानी से वो फ्लो कर पा रहा है उसको हम बोलेंगे उसकी कंडक्टिविटी, चालकता। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहा है जिस मटेरियल में, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहा है वो कंडक्टर, उसमें कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहा है वो उसकी चालकता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझिए इस चीज को कि एक कमरा है, एक कमरे में अगर 100 लोग बैठे हुए हैं, एक 10 बाय 10 का कमरा है, उसमें 100 लोग बैठे हैं और आपको एक कोने से दूसरे कोने पर जाना है। तो अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने पर जाना है 10 बाय 10 के कमरे में और 100 लोग हैं, तो आपको चलने में आसानी होगी या कठिनता होगी? ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग बैठे हैं तो उसमें से आपको निकल के जाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर उसी कमरे में 10 लोग बैठे हैं और आपको निकल के जाना है तो आपको जाने में आसानी होगी। चल आप दोनों ही केस में पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले केस में चल नहीं पा रहे, लेकिन पहले केस में आपको चलने में कठिनाई आ रही है, मतलब आपकी कंडक्टिविटी कम है। कंडक्टर हो आप, लेकिन आपकी कंडक्टिविटी कम है। दूसरे केस में आप कंडक्टर हो पर आपकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अगर इधर से इधर जा सकता है, बहुत आसानी से जा सकता है, तो उसकी चालकता कैसी होगी? ज्यादा। लेकिन अगर यहां से यहां जाने में उसको थोड़ी कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर है पर उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम है। दूसरी चीज है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है? इसी एग्जांपल को समझिए, जब 100 लोग बैठे थे,
जब एक 10 बाय 10 के कमरे में 100 लोग बैठे थे और जब आप यहां से लेकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे तो बीच में ये जो 100 लोग थे ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे धक्का मार के नहीं, लेकिन आप निकलेंगे भी तो उनसे जो टकरा रहे हैं, टकराने के कारण जो घर्षण आ रहा है वो क्या है, वो एक्चुअली में वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो आपको रोकने की कोशिश नहीं करते तो आप आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते थे। तो वो किस प्रकार से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी ज्यादा चीजें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, वो क्या कहलाएगी, उसकी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। वो क्या कहलाएगी, उसकी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। क्या है प्रतिरोधकता? कि एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो उसको बीच में रोकने के लिए कौन कौन खड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे रोका जा सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो समझ आया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह होता है। नियंत्रित प्रवाह कैसे होता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी तो पहले प्रवाह के बारे में समझ लीजिए कि प्रवाह हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। देखिए यहां से लेके यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है तो इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो चालक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है तो कुचालक है। ओके, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, कंडक्टिविटी। कैसे इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है, रेजिस्टिविटी। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नियंत्रित फ्लो नहीं है। नियंत्रित फ्लो नहीं है मतलब यदि ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन होगा और इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी दोगे कंडक्टर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आसानी से पहुंचा देगा, इसको बीच में रोकने वाला कोई नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से यहां से यहां क्यों चला गया, जैसा कि मैंने लिखा है, क्या कंडक्टर के साथ प्रॉब्लम होगी, अनकंट्रोल्ड फ्लो है इलेक्ट्रॉन का। अनकंट्रोल्ड फ्लो क्या है, अनियंत्रित है, अनियंत्रित है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अनियंत्रित है। क्यों अनियंत्रित है, क्यों अनियंत्रित है, इसके बारे में देखते हैं, अभी बात करते हैं। करंट कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन से क्या मतलब है, ऐसा है क्या कि अगर आपने इसको यहां से करंट दिया है, यहां से अगर आपने तार से करंट चला दिया है, टच कर दिया है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन अगर आपने तार इस डायरेक्शन से चला दिया तो इस डायरेक्शन में भी फ्लो करने लगेगा। तो दोनों डायरेक्शन से करंट फ्लो हो सकता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है। दोनों डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है और अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंट्रोल का फ्लो हो, एक ही डायरेक्शन में करंट का प्रवाह हो, तो उस स्थिति में मैं कंडक्टर का उपयोग नहीं कर सकता। यदि मैं चाहता हूं कि नियंत्रित प्रवाह हो तो मैं कंडक्टर्स का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या बताई मैंने आपको, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल्ड फ्लो हो, उसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंडक्टर में क्या दिक्कत आ रही है, कंडक्टर में अनकंट्रोल्ड फ्लो है, अनियंत्रित प्रवाह है। मतलब अगर आपने ऊर्जा दे दी तो वो तो फ्लो करेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो वो फ्लो करेगा कंडक्टर में, आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, वो फ्लो कर जाएगा जैसे ही उसे एनर्जी मिली। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है करंट, इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। तो इस चीज को, इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं, हम इसको सही कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के थ्रू। किसके थ्रू, अर्धचालक के थ्रू। हम इसको अर्धचालक के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और करंट भी एक डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं देखते हैं जरा, कैसे करा सकते हैं। आपने देखी होगी, ये क्या है आपकी आवर्त सारणी, क्या है आपकी ये पीरियोडिक टेबल, आपने देखी होगी कभी ना कभी इसको, आवर्त सारणी को। तो आवर्त सारणी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये इस तरफ वाले जो ये मेटल्स हैं, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम,
इस ये वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, जरा इनका मैं डायग्राम बनाता हूं। कौन सा? शेल डायग्राम। देखिए जरा, किसी का भी बनाता हूं। मान लीजिए मैं सोडियम का बनाता हूं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम का यदि एटॉमिक नंबर 11 है तो कैसे बनेगा इसका? ये बीच में आपका न्यूक्लियस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर दूसरे शेल में कितने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? 10। लेकिन जाना कितने हैं? 11। तो इस वाले में कितना जाएगा? 1। आई होप ये चीज आपको पहले से मालूम होगी कि पहले केस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 होते हैं, एम शेल में भी 8 होते हैं, ठीक है। तो के शेल में 2 आ गए, एल शेल में आपके 8 आ गए, इसमें बचा आपका 1, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है बीच में, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, सॉरी, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है? ये ऋणात्मक है, अंदर इसमें धनात्मक चार्ज है, आवेश है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। ये खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, यहां से खींच रहा है, सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है ये न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन एक बेचारा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है। एक बेचारा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो उतना ज्यादा नहीं है। तो इसको स्टेबल होने के लिए, इस चीज को स्थिर होने के लिए, या तो मैं इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, 7 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो बाहर के शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं, या तो मैं इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, या मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा काम ज्यादा आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन का डालना या 1 इलेक्ट्रॉन का निकालना? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो मेरे को आसानी होगी। तो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, मान लो ये सोडियम है, इस सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, तो मेरे को आसानी होगी या नहीं? तो यही जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं जरा सी भी ऊर्जा दे दूं, क्योंकि देखिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो मैं अगर जरा सी भी ऊर्जा दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमने लगेगा, इधर से उधर घूमने लगेगा, मतलब एनर्जी को पास करने लगेगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, एक चालक की तरह बिहेव करने लगेगा। दूसरा वाला देखें, दूसरा कौन सा है आपका? मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम, इसका कितना एटॉमिक नंबर है? 12 करूंगा तो बाहर वाले कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब या तो मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं, या मैं 6 इलेक्ट्रॉन अंदर डाल दूं। तो सबसे ज्यादा सरल काम कौन सा है? 6 इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना या 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ सकते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ सकते हैं तो ये भी कैसा हो जाएगा? कंडक्टर। मतलब ये वाली जो चीजें हैं ये क्या है? आपके कंडक्टर, ठीक है। इन 2 चीजों की बात करूं तो ये क्या है? कंडक्टर। लेकिन अब इधर तरफ की बात करें, जरा इस तरफ की बात करें। इस तरफ क्या हो रहा है? इस तरफ मैं मान लीजिए इसको ले लेता हूं, फ्लोरीन को ले लेता हूं, ठीक है, फ्लोरीन को ले लेता हूं, ठीक है। फ्लोरीन को देख लेते हैं, फ्लोरीन का कितना है? 9 नंबर। तो पहले वाले में तो 2 आ गए, दूसरे वाले में कितने आएंगे? 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए जरा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बाहर वाले में 7 हैं, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं इसे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? तो ऑब्वियसली इस समय 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे होंगे? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, अब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से देना नहीं चाहता। सोडियम और मैग्नीशियम की तरह ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रवाह नहीं होने देना चाहता। यहां पर अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं होने देना चाहता। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं होने देना चाहता तो ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी? आपकी इंसुलेटर।
कुचालक, ये हो गए आपके चालक, ये हो गए आपके कुचालक। क्लियर है या नहीं है बात? ठीक है, देखिए सोडियम मैग्नीशियम वाली जो चीज है ये आपकी क्या हो गई? चालक, और ये वाली चीज क्या हो गई आपकी? कुचालक। और ये क्या है आपकी? आदर्श गैस है। इनको तो ना इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब ना देने से मतलब, यहां इनने लेने से मतलब है तो कुचालक है, यहां देने से मतलब है तो ये चालक है। लेकिन अगर आप ध्यान दें इन चीजों पर, जैसे ये है सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है आपको? 14। ठीक है, इसको देखते हैं जरा क्या क्या दिक्कत है इसमें, सिलिकॉन में क्या दिक्कत है ये देखते हैं। देखिए जरा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है आपका 14। तो 14 है तो जरा इसको, 14 है इधर देख लेते हैं इसको। अगर ये 14 है तो यहां देखिए कितना होगा सिलिकॉन का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और बाहर वाले में कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4, ये के शेल, एल शेल और एम शेल। ओके, अब जरा आप ध्यान दें कि सिलिकॉन के ये 2 हो गए, 1 2, इधर वाले में टोटल 8 हो गए, इधर वाले में 4 है। अब इधर जब 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर जब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर पूरे करने के लिए चाहिए कितने? 8। अब यहां दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लो या 4 इलेक्ट्रॉन अंदर डाल लो, बात तो बराबर ही है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन अंदर डाल लो, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, बात तो एक ही है। मतलब ये इंसुलेटर भी हो सकते हैं, ये कुचालक भी हो सकते हैं, ये कंडक्टर भी हो सकते हैं, चालक भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? ध्यान दें, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं। क्योंकि बाहर आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो 8 हो जाएंगे, या चारों निकाल लो तो यही बचेगा, तो भी 8 रहेंगे बाहर वाले शेल में। कुल मिलाकर चाहे ये इलेक्ट्रॉन दे दे चाहे इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या होगी स्थिति हमारी? स्टेबल। तो यहां पर ये जो दोनों तरीके से बिहेवियर शो हो रहा है, ना पूरा इंसुलेटर ना पूरा कंडक्टर, ना पूरा इंसुलेटर ना पूरा कंडक्टर, ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? अर्धचालक। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो ये क्या है? सेमी कंडक्टर हैं आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम। मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्हीं चीजों को प्रयोग किया जाता है जो पूर्णतः कंडक्टर भी ना हो, पूर्णतः आपके इंसुलेटर भी ना हो, पूर्णतः चालक भी ना हो, पूर्णतः कुचालक भी ना हो, कुछ बीच के हों। तो वो कुछ बीच की चीज क्या है आपकी? ये सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको एग्जाम में देके रखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा इनमें से अर्धचालक है। तो अर्धचालक से आप क्या समझे? पहले तो ये समझिए, ये रटने की जरूरत नहीं है आपको कि आपने रट लिया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं। रट भी सकते हैं, लेकिन आप कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहे तो दे दे और चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। कुल मिलाकर स्थिर होना चाहता है वो, तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले ले या दे दे। तो जो भी पदार्थ 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसे पदार्थ को मैं कौन सा मटेरियल बोलता हूं? सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है। अब मैं अगर तीनों की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि चालक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्योंकि आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है कहलाता है, क्या कहलाता है? चालक। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, देने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति लगेगी, ऐसे पदार्थ को क्या बोलता हूं? तो ऐसे पदार्थ को बोलता हूं मैं कुचालक।
ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं आसानी से और दे भी सकते हैं आसानी से, वो कहलाते हैं आपके सेमीकंडक्टर। तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाता है? चालक। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाता है? कुचालक। और जो दोनों काम कर सकता है वो क्या कहलाता है? आपका सेमीकंडक्टर। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, सेम सेमीकंडक्टर वाली कंडीशन समझिए। सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है आपका कि अगर आप उसको कुछ एनर्जी दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाएंगे। क्लियर है? ये कंडीशन है, क्योंकि देखिए याद करिए कि कंडक्टर में क्या हो रहा था कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो हम उसको थोड़ी सी भी एनर्जी देते थे, थोड़ी सी भी अगर उसको एनर्जी देते थे तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाता था। यहां पर ऑब्वियसली उससे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा ऊर्जा हमको देना पड़ेगा। तो उस पे ही, इसी पे आधारित हमने क्या बनाई थी? वैक्यूम ट्यूब। उस वैक्यूम ट्यूब में हमने क्या किया था? नीचे एक कैथोड लगा दी थी, ऊपर एक एनोड लगा दी थी। कैथोड को जब गर्म करते थे, ये क्या है आपकी? सेमीकंडक्टर। ये क्या है आपकी? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक कैथोड है। तो जब आप इसको हीट करते थे, जब आप इसको ऊष्मा प्रदान करते थे, तो क्या जा रही है इसके पास? ऊर्जा। ये ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती थी और वो इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से बाहर निकल जाते थे और फ्लो करने लगते थे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है आपका? करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज। इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? करंट। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी क्या कहते हैं? करंट। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इसमें यही बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाह कर रहे हैं तो करंट इसकी अपोजिट दिशा में प्रवाह करेगा। इलेक्ट्रॉन की हमेशा उल्टी दिशा में करंट प्रवाह करता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार काम करता था? वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार काम करता था कि नीचे आपने एक सेमीकंडक्टर लगा रखा है, सेमीकंडक्टर को आप हीट कर रहे हैं, हीट करने से जो आप उसे ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उस ऊर्जा को पाकर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते थे। फ्लो करने के कारण आपका करंट फ्लो होने लगता था, एनर्जी फ्लो होने लगती थी। तो ये वैक्यूम ट्यूब का काम था। लेकिन वैक्यूम ट्यूब से हमें क्या दिक्कत आती थी? वैक्यूम ट्यूब से हमें यह दिक्कत आती थी कि इसको हमें बहुत गर्म करना पड़ता था। ठीक है, इसको हमें बहुत करना पड़ता था गर्म। और ये भी पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर उस समय इतने ज्यादा रूप से विकसित भी नहीं हुए थे, तो ये चीज हमको उतनी ज्यादा मालूम भी नहीं थी कि क्या चल रहा है। अकेला सिलिकॉन अगर इस हमने लगा दिया तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये सब चीजें हमको ज्यादा मालूम नहीं थी। फ्लो करेगा ये मालूम था, लेकिन इसमें हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी थी, बहुत ज्यादा हमें ऊर्जा देनी पड़ती थी और उतनी ऊर्जा हमें मिलती नहीं थी, उससे थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती थी। तो वैक्यूम ट्यूब सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जब वैक्यूम ट्यूब सक्सेसफुल नहीं हो पाए तब फिर हमने क्या किया? तब इस चीज में और विकास हुआ और सेमीकंडक्टर के टाइप्स निकल के आए। कौन से? इंट्रिंसिक नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए क्या है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। देखिए सिलिकॉन में क्या हो रहा था? सिलिकॉन में क्या हो रहा है? सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अलग से ही समझिए इस चीज को। देखिए मान लीजिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बगल में भी एक सिलिकॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। फिर एक और सिलिकॉन है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में इनने बॉन्ड बना लिया। नीचे भी एक सिलिकॉन है, ऐसे ही तो बनते हैं बॉन्ड। ठीक है, अब ये सिलिकॉन क्या कर रहे थे? वैक्यूम ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन, यहां आपने ऊर्जा दी, तो यहां आपने अगर ऊर्जा दी तो ये छोटी मोटी ऊर्जा लेके भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो यहां पर क्या जनरेट हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज या होल। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ प्रभावित होने लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करने लगेगा। इस प्रकार से पूरे सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। कुछ अगर हम एनर्जी देंगे, कुछ अगर ऊर्जा देंगे, तो इस प्रकार से सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा तो हमको क्या मिलने लगेगा? करंट मिलने लगेगा, ऊर्जा मिलने लगेगी।
क्लियर है? लेकिन ये कब हो रहा है? जैसे ही हमने थोड़ी ऊर्जा दी, लेकिन सिलिकॉन के सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही आपस में बंधे हुए थे। तो जब ये पहले से ही बंधे हुए थे तो इनको देने में काफी ऊर्जा नष्ट होगी या नहीं होगी? अगर ये पहले से ही टूटे हो या कुछ ऐसी स्थिति हो तो समझ में आता है। लेकिन अब ये पहले से बॉन्ड इनके जुड़े हुए हैं, तो इनको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो जब हमें इनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकला मान लीजिए, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, होल जनरेट हो गया, उससे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अब आकर्षित होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा तो इसकी तरफ जाएगा, तो यहां होल बन जाएगा, यहां होल बन जाएगा, तो हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षित हो जाए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा अकेले सिलिकॉन में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अगर किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नेज अर्धचालक, इसमें क्या हो रहा है आपका? देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका, नेज अर्धचालक में आपने सिलिकॉन में सॉरी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया सिलिकॉन का, ये क्या था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। मतलब अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, मतलब सिलिकॉन है, सिलिकॉन का ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहां पर होल जनरेट हो गया। अब ये अगर होल जनरेट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो गया, हो सकता है ये वाला हो, कोई सा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए क्या होता है एन टाइप और पी टाइप। अभी हमने पीरियोडिक टेबल देखी थी, आवर्त सारणी, जो इस प्रकार थी, ठीक है। आवर्त सारणी में इस तरफ क्या था आपका? ये मान लीजिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके इस तरफ अगर सिलिकॉन का 14 था एटॉमिक नंबर, अगर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 था, तो इसके इधर मान लीजिए कोई भी है एलिमेंट, उसका 13 होगा, और उसके इस साइड जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। ध्यान देना, सिलिकॉन था, उसका एटॉमिक नंबर कितना था? 14, तो उसके पीछे जो होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13, और उसके आगे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 15। जरा इन सबका हम डायग्राम बना के देखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखते हैं जरा, सिलिकॉन में कितने आ रहे थे आउटर मोस्ट में? 4, ये हमको मालूम है, इसका हम दोबारा नहीं बनाते, इसका हमें मालूम है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 4, तभी तो सेमीकंडक्टर है। इसका देखते हैं, ए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ये, अभी हम पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम एलिमेंट की बात करेंगे। तो इसमें 13 का बनाना है। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 10 हो गए, 11 12 13। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 3। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ए के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इधर आउटर मोस्ट सेल में कितने आएंगे अगर आप ऐसा बनाए तो देखिए बी के 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट सेल में है आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूं कि बी में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब मैंने ये ए वाला एलिमेंट उठाकर किस में डाल दिया? सिलिकॉन में डाल दिया। अगर ये ए वाला इलेक्ट्रॉन उठाकर मैंने सिलिकॉन में डाल दिया तो देखिए अब ये किस प्रकार बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 ए, 1 2 3 4, 1 2 3, नीचे देख लेते हैं, ए 1 2 3 SI, 1 2 3 4, फिर ए 1 2 3 SI, 1 2 3 4। ये ए और सिलिकॉन को मैंने मिला दिया। अगर ए और सिलिकॉन को मिला दिया तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, 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 ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन देखिए क्या ये वाला बॉन्ड बन पा रहा है? ये वाला बॉन्ड बन पा रहा है? ये सिलिकॉन और ये ए के बीच में, ये सिलिकॉन और ये ए के बीच में क्या बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सिलिकॉन के सारे बॉन्ड बने हुए होंगे, लेकिन एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खाली बैठा होगा, एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खाली बैठा होगा। अब जरा सोचिए,
जब सिलिकॉन के सारे बॉन्ड बने हुए थे तब हमें थोड़ी ऊर्जा देना पड़ रहा था। तो जब हमें थोड़ी ऊर्जा देना पड़ रहा था तब वो जाकर फ्री हो रहा था और उधर होल जनरेट हो रहा था जिससे इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे थे। यहां तो पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन खाली बैठा है, तो यदि ऐसा कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यदि खाली हो गया तो थोड़ी सी ही ऊर्जा में क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू नहीं कर देगा? ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू कर देगा तो हमको करंट मिलने लगेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस की अगर आप बात करें तो देखिए क्या होगा, सिलिकॉन के पास 4 हैं और बी के पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर ये बॉन्ड बना, सारे बॉन्ड बन जाएंगे, इसमें चारों सिलिकॉन के सारे बॉन्ड बन जाएंगे किसके साथ? बी के साथ, और बी का एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा एक्स्ट्रा में, बी का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में बच जाएगा। यहां पर इसका एक होल एक्स्ट्रा में बच रहा है, यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में बच रहा है। तो यहां पर और यहां पर दोनों स्थिति में अगर आप ध्यान देंगे, दोनों स्थिति में ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में आसानी हो रही है। क्यों हो रही है? यहां आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहां आपके पास एक होल एक्स्ट्रा मिल रहा है। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है। इधर देखेंगे आप, जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, मान लीजिए एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, तो एल्यूमिनियम इस तरफ आएगा, किसमें? ट्राइवेलेंट में आएगा। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। और पेंटावेलेंट क्या होगा? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर इसके में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 SI के साथ तो इसने संबंध बना लिए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन ये वाला संबंध नहीं बन पाया। तो यहां पर एल्यूमिनियम का एक खाली रह गया होल। तो होल खाली रह गया मतलब क्या है? एक बॉन्ड वो नहीं बनाया, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, यहां पर भी सेम देखिए कंडीशन, यहां पर भी एक होल रह गया, पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन जब 5 की बात आएगी, जब पेंटावेलेंट होगा, पेंटावेलेंट में क्या होगा? जैसे ये फास्फोरस है, फास्फोरस के पास यदि 5 हैं और ये सिलिकॉन के साथ एक बना लिया, सिलिकॉन के साथ एक बना लिया, इधर भी सिलिकॉन के साथ एक बना लिया, इधर भी सिलिकॉन के साथ एक बना लिया, इधर भी सिलिकॉन के साथ एक बना लिया, तब भी एक इलेक्ट्रॉन तो इसका एक्स्ट्रा बच गया। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। यहां पर होल्स ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए इसको कौन सा सेमीकंडक्टर बोलता हूं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए इसको क्या बोलता हूं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? सॉरी, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके होल्स ज्यादा होंगे। कब होल्स ज्यादा हो सकते हैं? सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे आपके एन टाइप में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब हो सकते हैं? जब आपके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, पेंटावेलेंट हो। और आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कब पड़ सकती है? होल्स कब जनरेट हो सकते हैं? जब आपका ट्राइवेलेंट हो और सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन छूट जाए। क्लियर है? तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब जब इन दोनों सेमीकंडक्टरों को मिला दें, मान लीजिए एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? आपके होल्स ज्यादा हैं। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके होल्स ज्यादा हैं, ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है आपका और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिसिटी में हम ये जानते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को पास पास में ले आए, यदि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को साथ में ले आए तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है या नहीं करता? ऑब्वियसली करता है। जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मिला दूंगा, सेल है उसमें देखना आप, ऊपर साइड पॉजिटिव लिखा रहता है, नीचे नेगेटिव, जब मैं उससे एक तार मिला देता हूं, क्लोज सर्किट बना देता हूं, तो उसमें से करंट फ्लो होने लगता है। तो जैसे ही आप पी टाइप को और एन टाइप को, जैसे ही आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां आना चालू नहीं करेंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना चालू कर देंगे और होल्स यहां से यहां जाना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉन होल को अट्रैक्ट करेगा, होल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाओगे, एक करंट फ्लो करेगा, छोटा सा। छोटा सा क्यों, उसके बारे में अभी बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप मिलाओगे करंट फ्लो करेगा, तो जो छोटा सा करंट फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं प्रसार धारा, डिफ्यूजन करंट। कौन सा करंट? डिफ्यूजन करंट बोलते हैं उसको, हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्लियर? देखिए ये है आपका डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। क्लियर? कब फ्लो किया? जैसे ही मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया। जैसे ही पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने लगे, होल्स यहां से यहां जाने लगे, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी। लेकिन अब क्या हुआ? जब कुछ होल्स यहां पहुंच गए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको वहां भेजना चाहते थे, ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां खींचना चाहते थे, तब तो ये आसानी से इधर जा रहा था। लेकिन अब कुछ होल्स इस तरफ भी आ गए। आप ध्यान दें अगर, तो कुछ होल्स इस तरफ भी आ गए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस तरफ जा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस तरफ जा रहे थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए और कुछ होल इस तरफ चले गए। क्लियर है? तभी तो डिफ्यूजन करंट फ्लो हुआ, प्रसार धारा तभी तो फ्लो हुई। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये होल्स इनको पकड़ के इस तरफ खींचने लगेंगे या नहीं, और ये होल्स को ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ पकड़ के खींचने लगेंगे या नहीं। तो एक टाइम बाद ये दोनों स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे, और जैसे ही स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे, ना इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे ना होल इधर जा पाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों इधर उधर नहीं जा पाएंगे, बीच में फिक्स हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, उस वाली कंडीशन में करंट फ्लो करना चालू नहीं कर पाएगा। क्यों? स्टार्टिंग में किया, जैसे ही आपने मिलाया तब तो ऐसी कंडीशन नहीं थी, तब ऐसी कंडीशन थी। कैसी कंडीशन थी? ऐसी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉन पूरे इधर थे, होल पूरे इधर थे, पी टाइप में पूरे होल्स थे, एन टाइप में पूरे इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही मैंने इन दोनों को मिलाया, इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए और होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो कौन सी कंडीशन बनी? डिफ्यूजन करंट फ्लो हुआ। डिफ्यूजन करंट फ्लो होने के बाद, प्रसार धारा फ्लो होने के बाद एक ऐसी कंडीशन बनी। जब ऐसी कंडीशन बनी, तो अब क्या इसमें करंट फ्लो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, और जितनी ज्यादा बड़ी ये लेयर होगी, उतना ज्यादा, जितनी, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर, रिक्तीकरण परत। क्या बोलते हैं इसे? रिक्तीकरण परत। तो जितनी बड़ी ये परत होगी, जितनी ज्यादा बड़ी ये परत होगी, उतना कम फ्लो हो पाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। उतना कम फ्लो हो पाएगा इलेक्ट्रॉन का। जितना कम फ्लो हो पाएगा इलेक्ट्रॉन का, उतना कम करंट फ्लो होगा, या करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर बनी और जैसे ही ये स्टेबल हुई, जैसे ही ये स्टेबल हुई, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहे, या ये इलेक्ट्रॉन भी इधर नहीं जा पा रहे। ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि ये होल पकड़ के इसको इस तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अगर हमें करंट फ्लो कराना है, अगर हमें करंट फ्लो कराना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वैसे ही हमें करंट मिलने लगेगा। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। क्लियर है चीज? तो अब इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फ्लो करें? इलेक्ट्रॉन को हम फ्लो करने के लिए उसको एक कनेक्शन से जोड़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाला, यानी पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, उसको किससे जोड़ देंगे हम? पॉजिटिव चार्ज से। देखिए ध्यान देना, पी को हम किससे जोड़ रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज से, और एन को किससे जोड़ रहे हैं? नेगेटिव चार्ज से। इस चीज को ध्यान रखेंगे, पी टाइप को किससे जोड़ रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज से। एन टाइप को किससे जोड़ रहे हैं? नेगेटिव चार्ज से। तो देखिए इससे क्या होगा, जब हम पी टाइप को इधर देखिए, पी टाइप को, ये हमने पी टाइप को पॉजिटिव चार्ज से और एन टाइप को नेगेटिव चार्ज से जोड़ दिया। अब क्या होगा? ये होल जो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहे थे, और ये वाले
होल इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है। ये होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल्स में किसको बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज को। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको तो खींच रहे थे, अब आपने एक पॉजिटिव चार्ज और दे दिया, मतलब डबल पावर हो गई। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके इस इलेक्ट्रॉन को इस दिशा में खींच लेंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, तो इस दिशा में आपका करंट फ्लो होने लगेगा। क्लियर है? क्यों? पॉजिटिव चार्ज जैसे ही लगाया मैंने, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही लगाया, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचना चालू है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालू हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालू हुआ, वैसे ही क्या होगा, मेरा करंट फ्लो करने लगेगा। क्लियर है? लेकिन जरा इसका उल्टा सोचिए, इसका उल्टा सोचिए। क्या उल्टा सोचना है? क्या उल्टा सोचे सर? उल्टा यह सोचना है कि मान लीजिए मैंने यहां इस साइड नेगेटिव चार्ज लगाया होता और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज लगाया होता, अब क्या होता? ये मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया और ये मैंने इधर साइड पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव तो और इस इलेक्ट्रॉन को इधर ही धक्का देगा। ये नेगेटिव जो आ गया है एक्स्ट्रा, पहले तो उल्टा ये खींच ही रहे थे इसको, ये इसको खींच ही रहे थे, ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज और आ गया जो इसको और उल्टा इधर ही धक्का दे रहा है कि वापस अपनी जगह पे जा। तो क्या इस स्थिति में करंट फ्लो करेगा? इस स्थिति में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाएगा। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? पहले वाले केस में क्या हो रहा था? पहले वाले केस में क्या हो रहा था, मैंने पॉजिटिव चार्ज को, मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट किया था, और दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट किया है। तो इस स्थिति में तो आपका करंट फ्लो, इस स्थिति में तो आपका करंट फ्लो हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। लेकिन इस स्थिति में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। तो जिस स्थिति में करंट का प्रवाह हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। और जिस स्थिति में करंट का फ्लो नहीं हो रहा उसे हम बोल रहे हैं पश्च अभिनति, बैकवर्ड बायसनेस। तो याद करिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डेफिनेशन थी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित कर सकें। इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह करने वाली डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह करने वाली डिवाइस को क्या कहता हूं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मेरे हाथ में आ गया है। क्यों मेरे हाथ में आ गया? क्योंकि जब तक मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, और जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट कर दूंगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। तो अब ये मेरे हाथ में है। क्या है मेरे हाथ में? कि मैं कब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना चाहता हूं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराऊंगा उस स्थिति में मैं पी टाइप को पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करूंगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे दिखाते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे दिखाते हैं। ऐसा निशान अगर आपको कहीं देखने मिले तो ये क्या दिया हुआ है आपका? पी एन जंक्शन डायोड। आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, डायोड का, ठीक है। क्या है ये? डायोड। डायोड क्या होता है? जिसमें करंट एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। डायोड क्या होता है? जिसमें करंट एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। जब पी टाइप को मैं पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करूं और एन टाइप को मैं नेगेटिव साइड से कनेक्ट करूं, अब इस स्थिति में इसमें करंट का प्रवाह हो सकता है। अब इसमें करंट का प्रवाह हो सकता है। लेकिन अगर इसको मैंने इस तरीके से जोड़ा, ये जो आप इधर देख रहे हैं, अगर मैंने इसको इस तरीके से जोड़ा कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये प्रवाह नहीं करेगा। डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। यही डायोड की खासियत है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है।
क्यों अर्धचालक बोलते हैं उसको, ये भी हमको मालूम है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये भी हमको मालूम है। इन दोनों चीजों के बाद हमको यह पता चला कि एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक में दो प्रकार होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। जब मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को, एन टाइप अर्धचालक को पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक से मिला देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक जंक्शन, जिसको मैं क्या कहता हूं, पी एन जंक्शन डायोड। उसे मैं क्या कहता हूं, डायोड। जब दो सेमीकंडक्टर को जोड़ देता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, डायोड। क्लियर है? इसकी खासियत क्या है डायोड की, ये एक ही दिशा में करंट को प्रवाह करता है। क्लियर? अब मैं तीन चीजों को जोड़ूंगा। किसको जोड़ूंगा मैं, तीन चीजों को जोड़ूंगा। देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर मालूम है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मालूम है। पी टाइप और एन टाइप को पकड़ के जोड़ दिया तो क्या बन गया, डायोड। पी टाइप, एन टाइप और उसके बाद फिर से पी टाइप जोड़ दिया, पी टाइप, एन टाइप और फिर से पी टाइप जोड़ दिया, या एन टाइप, पी टाइप और फिर से एन टाइप जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा अब, ट्रांजिस्टर। क्या कहलाएगा अब ये, ट्रांजिस्टर। क्या हो रहा है, एक सेमीकंडक्टर है। कौन से सेमीकंडक्टर हैं, बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया तो आपको क्या मिला, डायोड। ठीक है? जब एन टाइप और पी टाइप, ये जो डायोड है, ये जो पी एन टाइप डायोड था, ये भी एन पी टाइप जो डायोड था, इसमें आपने एक और क्या कर दिया, पी जोड़ दिया या एक और एन जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, ट्रांजिस्टर। इसमें आपने एक और सेमीकंडक्टर लाके जोड़ दिया तो अब ये क्या बन गया, ट्रांजिस्टर। समझ में आई बात? ट्रांजिस्टर में आपको क्या पता रखना है, ट्रांजिस्टर में आपको दो चीजें पता रखना है। पहली चीज ये कि इसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी, पहली एमीटर, उत्सर्जक, दूसरा बेस, आधार, और तीसरा होता है आपका कलेक्टर। कलेक्टर, संग्राहक। ठीक है? ये तीन चीजें होती हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रांजिस्टर में इनमें से कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ये तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एमीटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। क्लियर? ठीक है? एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब दूसरी चीज क्या पता करना है, दूसरी चीज ये पता करना है आपको कि जो एमीटर होता है, जो उत्सर्जक होता है, वो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। काय में रहेगा, अग्र अभिनीति में रहेगा। कौन रहेगा, एमीटर। और कलेक्टर जो रहेगा वो हमेशा बैकवर्ड बायसिंग में रहेगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टर में आप संग्रहित कर रहे हो, वहां से आपको कुछ फ्लो नहीं करवाना। एमीटर क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, मतलब वहां से फ्लो करवाना है, सीधी बात है। एमीटर क्या है, कैसे करता है, क्यों करता है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि एमीटर का मतलब क्या है, उत्सर्जक। उत्सर्जक है मतलब कुछ फ्लो करेगा। और डायोड में कोई भी चीज फ्लो कब होती है, जब वो फॉरवर्ड वाइजिंग में हो। तो एमीटर काय में होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइजिंग में। कलेक्टर का मतलब क्या है, संग्राहक, वहां से कुछ जाना नहीं चाहिए। तो वहां से कब कुछ नहीं जाएगा, जब आप उसको बैकवर्ड बायसिंग में कर दोगे। बैकवर्ड बायसिंग में कर दोगे तो जो भी आएगा वो उसको कलेक्ट करके रखेगा, लेकिन आगे नहीं जाने देगा। क्लियर है? तो ये देखो अपन ने यही किया है, यहां पर क्या किया है, देखो ये आपका एमीटर है। कोई भी मान लो, आपकी मर्जी है, जिसको जो मानना हो। इसको एमीटर, इसको बेस, इसको कलेक्टर। बस ध्यान क्या रखना है, एमीटर आपका फॉरवर्ड वाइजिंग में होना चाहिए, कलेक्टर आपका बैकवर्ड वाइजिंग में होना चाहिए। तो इसको मैंने मान लिया ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमीटर को फॉरवर्ड वाइजिंग में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको काय से कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से, और इसको पॉजिटिव से। तो ये कर दिया, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो मेरा एमीटर फॉरवर्ड वाइजिंग में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब ये मेरा क्या है, कलेक्टर। कलेक्टर को नेगेटिव वाइजिंग में करना है, नेगेटिव वाइजिंग करना है मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा और पॉजिटिव को नेगेटिव से करना पड़ेगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। तो ये मेरा क्या बन गया, ट्रांजिस्टर। सेम आप इधर पे भी देखें, इधर पे भी आप ये चीज कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर इसको एमीटर बोल दूं, इसको बेस बोल दूं, इसको कलेक्टर बोल दूं,
तो एमीटर को मुझे फॉरवर्ड वाइजिंग में रखने के लिए इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, तो ये फॉरवर्ड वाइजिंग में आ गया। इसको नेगेटिव में करना है तो इसको कैसे कर दूं कनेक्ट, इसको कैसे कर दूं कनेक्ट, इसको इधर साइड कर देता हूं नेगेटिव से और इसको कर देता हूं पॉजिटिव से। तो इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से, ये हो गया आपका बैकवर्ड वाइज और ये हो गया आपका फॉरवर्ड वाइज। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टर। क्लियर। सबसे पहले क्या था, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में आपके दो टाइप के थे, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप को जब आप जोड़ दोगे तो डायोड, उसमें एक और जोड़ दोगे तो ट्रांजिस्टर। क्लियर है ये चीज। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब क्या हो रहा है, आपने डायोड बना लिया, डायोड से आपने ट्रांजिस्टर बना लिया। अब बहुत सारे ट्रांजिस्टर जब मिल जाएंगे, जिसमें क्या होगा, एक चीज, सारी चीजें होंगी, एक चिप है उसमें सारी चीजें, क्या, डायोड भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, ट्रांजिस्टर भी है, एक ही जगह सारे सर्किट हैं। एक ऐसी चिप जिसमें सारे तरीके के सर्किट हों, उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, जिसमें हर एक चीज हो, डायोड भी हो, ट्रांजिस्टर भी हो, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंड्यूसर, सारी चीजें हो इसके अंदर, जितने सर्किट होने हो सब किसके अंदर हो, एक चिप के अंदर हो, तो उसे क्या बोलूंगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलूंगा उसे, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है एकीकृत पद, एक ऐसी चिप जिसके अंदर सारे के सारे सर्किट हों जो किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें उपयोग में आते हो। अब इस आईसी के बहुत सारे ग्रुप बना दिए, बहुत सारी आईसी एक साथ इकट्ठा कर ली मैंने और उनको जोड़ दिया, एक साथ अलग अलग तरीके से जोड़ दिया, तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, माइक्रो प्रोसेसर नहीं, प्रोसेसर बोलूंगा, लेकिन अगर वही बहुत छोटा होगा तो उस चीज को क्या बोलने लगूंगा, माइक्रो प्रोसेसर। तो एक चेन आपको पूरी पता होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर, जब पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दिया तो डायोड में एक और चीज जोड़ दी तो ट्रांजिस्टर बहुत हो गए तो आईसी बहुत सारी हो गई तो माइक्रो प्रोसेसर। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज रेजिस्टर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, जो इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करेगा वो वोल्टेज को बांटने का भी काम करेगा। क्यों वोल्टेज को बांटने का काम करेगा, ओम्स लॉ के अनुसार। किसके अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार। ये आप इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपने पढ़ा हो तो क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये हो जाता है V इज इक्वल्स टू IR। तो ये जो R है यही क्या है आपका रेजिस्टिविटी। तो ये V वोल्टेज है, I करंट है। तो इसमें आप क्या पता कर रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस किसी चीज का चेंज होगा तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी चेंज होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, रेजिस्टर आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि ऐसी चीज जो किसी चीज में इलेक्ट्रॉन रोकने की कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रॉन रोकने की कोशिश करेगा तो उसके वोल्टेज पे भी इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर क्या होता है, आपने देखा होगा पंखे वगैरह, पंखे में एक सफेद कलर का गोल सिलेंडर टाइप का लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है, क्योंकि जैसे ही आपने खटका दबाया, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, पंखे को एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है घूमने के लिए। ठीक है, जैसे आप कोशिश करना घर में, अगर आप किसी को धक्का लगाने की कोशिश करेंगे, अगर वो खड़ा हुआ है तो तब अगर उसे आप धक्का लगाएंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वही आदमी पहले से ही चल रहा हो तो आप अगर उसे कम ताकत से भी धक्का देंगे तो गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, उसके गिरने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब वो खड़ा हुआ था तब आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ी, जब वो चल रहा था तो कम एनर्जी लगाना पड़ी। सेम कंडीशन पंखे के साथ समझिए, जब वो बंद है पंखा और जब हमें उसको चालू करना है तब हमें उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब वो चल रहा है तब उसे हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो ज्यादा एनर्जी है वो पहले से हमको स्टोर करके रखनी पड़ेगी। क्यों स्टोर करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे एकदम से इतनी ज्यादा एनर्जी पंखे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो एक छोटा सा इन्वर्टर समझ लीजिए, उसमें थोड़ी एनर्जी स्टोर कर रखी है और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं वो पूरी की पूरी एनर्जी एकदम से पंखे को दे देगा। तो एकदम से ज्यादा एनर्जी मिल गई पंखे को, अब वो घूमने लगेगा। अब जैसे ही वो घूमने लगा तो वो इन्वर्टर दोबारा चार्ज होने लगा, और डायरेक्ट अब एनर्जी किसको मिल रही है, पंखे को मिल रही है। क्यों, क्योंकि अब वो फ्लो में आ चुका है तो अब उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखती है उसको क्या बोलते हैं,
कैपेसिटर। ठीक है, देखना कभी आपने ट्रेन में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने जैसे ही स्विच ऑन किया पंखा नहीं चल रहा, तो आपने ऐसे पेन डाल कर ऐसे हल्का सा चला दिया तो वो चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पंखे को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही कि वो घूम जाए। एक बार घूमने लगेगा तो घूमने लगेगा, मतलब उसका क्या खराब है? कैपेसिटर खराब है। कैपेसिटर आप बदल दो तो पंखा चलने लगेगा। क्लियर? ऐसा घर में भी होता है कई बार, जब कैपेसिटर खराब हो जाता है तो हम ऐसे डंडे से हल्का सा पंखे को धक्का देते हैं तो पंखा चलने लगता है। तो वो किसके कारण होता है? कैपेसिटर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपका इंडक्टर। जैसे ये कैपेसिटर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ऐसे ही इंडक्टर होता है जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, चुंबकीय ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोसेसर। बता ही चुका हूं मैं आपको क्या है प्रोसेसर। बहुत सारी आईसी को जब मिला देते हैं, बहुत सारे एकीकृत पथ को, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को जब हम मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यही चीज छोटी होती है तो क्या कहने लगते हैं उसे? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको पता करना है वो है रेक्टिफायर। देखिए समझिए रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर होता है जो किसी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले तो यही समझिए कि ये एसी और डीसी क्या होते हैं। एसी में क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो इस फॉर्म में आती है, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। लेकिन डीसी में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही नेगेटिव है। समझ आई बात? एसी में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इनका सिंबल ये होता है दिखाने का। अगर ऐसा कहीं बना हुआ है तो एसी फ्लो कर रही है, और जो हम इस प्रकार से बनाते हैं वो किसको दर्शाता है? डीसी को दर्शाता है। ओके, तो देखिए रेक्टिफायर में क्या होता है। रेक्टिफायर में मैंने मान लीजिए एक ये डायोड लगा दिया। ठीक है, ये कौन सा डायोड है? पीएन जंक्शन डायोड है। अब पीएन जंक्शन डायोड में देखिए यहां मैंने लगा दी एसी। अब देखिए ये क्या करेगा। ये डायोड लगाने से क्या होगा? जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, ये पॉजिटिव वाली मतलब इतनी वाली साइकिल जब आएगी तो क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल करंट फ्लो करेगा। और यहां पर मुझे एक ऐसी साइकिल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल ही जाएगी, यहां से ऐसी चल रही है। ठीक है, तो एक साइकिल मुझे ये मिल गई। अब दूसरी साइकिल आई नेगेटिव वाली, तो यहां नेगेटिव हो गया, यहां पॉजिटिव हो गया, बैकवर्ड बायसिंग हो गई। जैसे ही बैकवर्ड बायसिंग हुई, क्या ये करंट को आगे फ्लो होने देगा? नहीं। तो जितने एरिया में ये है उतने एरिया में कुछ नहीं होगा, यहां पर खाली। फिर उसके बाद दोबारा पॉजिटिव आएगी तो करंट फ्लो करने लगेगा, पॉजिटिव, फिर खाली हो जाएगा, फिर पॉजिटिव। तो देखिए अब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। मतलब इसने क्या किया? जो एसी थी उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया, जो एसी थी उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अल्टरनेटिंग करंट को उसने डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया। तो रेक्टिफायर का आपसे पूछेंगे कि रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर का काम है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। किसका काम है? रेक्टिफायर का। और आपसे पूछ सकते हैं रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है? तो किस चीज का उपयोग करता है? पीएन जंक्शन डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड के माध्यम से एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेक्टिफायर क्या करता है? एसी से डीसी में कन्वर्जन का काम करता है। तो एसी से ये उसने डीसी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया है तो कन्वर्ट हो गया है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका ट्रांसफॉर्मर। आपने देखे होंगे खूब ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं गली गली में। ये क्या काम करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाने का काम और वोल्टेज को घटाने का काम। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम या वोल्टेज को घटाने का काम। देखो वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, जैसे मान घटेगा कैसे? जैसे मान लीजिए यहां से 1000 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जो हमारे घर के बाहर लगे रहते हैं ट्रांसफर, उसकी स्थिति देखिए कि वहां से जब आ रहा है वोल्टेज, कहां से? देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर में लिखा रहता है 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 22000 वोल्ट, सावधान, है ना। और ऐसा उसमें वो भी बना रहता है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज का आ रहा है, लेकिन अपने घर में बिजली कितने पे चलती है, 220 वोल्ट पे चलती है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे हमारे घर की बिजली काम करती है, तो उसको 1000 वोल्ट से 220 वोल्ट पे लाना पड़ेगा। तो 1000 वोल्ट से 220 वोल्ट पर कैसे लाएंगे, स्टेप डाउन, ये स्टेप है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, जो प्राथमिक कॉइल होगी वो ज्यादा होगी और जो द्वितीयक कॉइल होगी, सेकेंडरी कॉइल होगी, वो कम होगी। तो यहां पर वोल्टेज कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा लंबी कॉइल है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इंड्यूस्ड जो हो रहा है करंट वो कम हो जाएगा। आप इतनी डिटेल में जाइए मत, कोई मतलब नहीं है, आपको पता सिर्फ इतना होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए आपको कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है जिससे वोल्टेज को कम किया जाता है, और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है जिससे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। क्यों वोल्टेज को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हम कोई पावर प्लांट है जहां पर बिजली बन रही है, अगर बिजली बन रही है तो उसको अगर हमको घर तक लेकर आना है तो क्या दिक्कत आ सकती है कि जो तार हैं सारी की सारी ऊर्जा वो ही खा जाए। तो हम वहां पर क्या करते हैं, उसका वोल्टेज बढ़ाकर फिर घरों की तरफ भेजते हैं। जब घरों की तरफ वो चली जाएगी, बीच में अगर लॉस भी हो जाएगी तो हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। फिर उसके बाद हम घरों के बाहर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि वहां से हमने ज्यादा वोल्टेज की बिजली करके भेजी थी, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से उसको हमने वापस 220 वोल्ट पे कर लिया। 220 वोल्ट पर कर उसको हम हाउसिंग में पहुंचा देते हैं, हमारे घरों में पहुंचा देते हैं। तो हमारे घरों में आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं कि वोल्टेज कम करने के लिए किस ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेप डाउन। वोल्टेज बढ़ाने के लिए किस ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल में ज्यादा घुमाव होते हैं या सेकेंडरी कॉइल में होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए प्राइमरी कॉइल में होते हैं। दूसरी चीज, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में होते हैं, तो प्राइमरी कॉइल में होते हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर, ट्रांसफॉर्मर के बारे में इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। आजकल तो थर्मोस्टेट लगे हुए हीटर भी मार्केट में उपलब्ध होने लगे हैं। क्या करते हैं आपने देखा होगा, या एसी देखें आप, तो एसी तो सभी ने देखा होगा लगभग। उसमें आप टेम्परेचर सेट कर देते हैं। आपने टेम्परेचर सेट किया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही तापमान आएगा वैसे ही एसी कूलिंग करना बंद कर देगा। ठीक है, क्यों कूलिंग करना बंद कर देगा, इस थर्मोस्टेट के कारण। ये थर्मोस्टेट क्या करता है, तापमान को स्थिर बनाकर, स्थिर, ये क्या है, स्थिर बनाकर काम करता है। निश्चित ताप के बाद करंट का फ्लो होना रोक देता है। तो जैसे ही करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक निश्चित समय तक वो फॉरवर्ड वाइस में रहेगा, अग्र अभिनति में रहेगा, और जैसे ही वो टेम्परेचर रीच करेगा वैसे ही वो काय में आएगा, बैकवर्ड वाइजिंग में आ जाएगा, पश्च अभिनति में आ जाएगा। तो करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए मेरी पकड़ में आ गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे ही मेरे पकड़ में आए इलेक्ट्रॉन के फ्लो, मतलब मैं किस चीज पे काम कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह हो। मैं, आप देख सकते हैं जितनी भी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं सब में मैं इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करके काम कर रहा हूं। ठीक है, चाहे वो रेक्टिफायर हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे वो थर्मोस्टेट हो। ओके, तो थर्मोस्टेट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक फॉरवर्ड बाइसिंग रख रहा है, उसके बाद रिवर्स बाइसिंग कर देता है। उससे क्या होता है, करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा, आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सिग्नल। ठीक है, दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा गाड़ी के जो मीटर होते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह में आपने इस प्रकार के मीटर देखे होंगे जो आपको स्पीड वगैरह बताते हैं। यहाँ 10, 20, 30, घड़ी भी देखी होंगी, इस प्रकार से रहती है घड़ी, 1, 2, 3, 4, जो इस प्रकार की घड़ी रहती है जो आपको कंटिन्यूअस वैल्यू देती है। कंटिन्यूअस वैल्यू का क्या मतलब है, ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक की स्पीड जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, 80 की स्पीड पे जा रही है, और एकदम से आपने ब्रेक मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये कांटा यहां से टूट जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब होने के बाद पहले यहां आया फिर उसके बाद आपको दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। वो कैसे आएगा, कांटा 80 पे था तो ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे आएगा 0 पर। लेकिन डिजिटल में क्या होता है,
डिजिटल में आपको संख्याएं दिखाई जाती हैं, 80 लिखा है, आपने एकदम से ब्रेक मारा तो अब ये ऐसे नहीं आएगा कि 79, 78, 77 ना, डायरेक्ट कैसा हो सकता है ये 50 और फिर डायरेक्ट 0। कंटिन्यूटी का कोई खेल नहीं है इसमें। इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी आपको, डिजिटल में एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी और एनालॉग में एक कंटिन्यूअस वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि ये मैकेनिकल सिस्टम पे काम करता है और ये काय पे काम करता है, सेमीकंडक्टर सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूअस वैल्यू आपको किस सिग्नल में मिलेगी, एनालॉग सिग्नल में। पर्टिकुलर वैल्यू आपको किस सिग्नल में मिलेगी, डिजिटल सिग्नल में। सेमीकंडक्टर के ऊपर कौन सा सिग्नल काम करता है, डिजिटल सिग्नल। मैकेनिकल सिग्नल के ऊपर, मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर कौन सा सिग्नल काम करता है, एनालॉग सिग्नल। ओके, इतना आपको टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो है आपके गेट्स। गेट्स, लॉजिक गेट्स बोलते हैं एक्चुअली इन्हें, क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स। ये अलग अलग सेमीकंडक्टरों में अलग अलग प्रकार से यूज होते हैं कि क्या हम इनपुट दे रहे हैं, हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, उस प्रकार से। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर आप जानते होंगे, कंप्यूटर दो ही प्रकार की चीजें समझता है, 0 और 1। 0 का मतलब है नो, नो मीन्स नो, 1 का मतलब होता है यस। ठीक है, हां या ना। 0 अगर मिल गया इसका मतलब है कंप्यूटर वो काम नहीं करेगा, 1 मिल गया तो कंप्यूटर वो काम करेगा। कंप्यूटर सिर्फ यही दो शब्द समझता है, क्या, बाइनरी डिजिट्स, 0 और 1। तो इन दो डिजिट्स पर आधारित गेट डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो किस पे काम कर रही होगी, सेमीकंडक्टर पे। तो उसमें अलग अलग गेट बनाए जाते हैं। क्यों गेट बनाए जा सकते हैं, क्यों गेट बनाए जाते हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसी स्थिति की जरूरत पड़ती है कि हमें दोनों इनपुट देना है, 0 और 1 इनपुट देना है, लेकिन हमें आगे कौन सा इनपुट चाहिए, हमेशा हां ही चाहिए, हमेशा ना ही चाहिए, या दोनों चाहिए। उस हिसाब से हम गेट लगाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि एंड गेट के बारे में बात करता हूं, तो मैं इनपुट क्या दे रहा हूं इसमें, इनपुट क्या दे रहा हूं मैं इसमें, मान लीजिए क्या क्या दे सकता हूं, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये 4 तरीके के इनपुट में दे सकता हूं। कैसा दिखता है एंड गेट, इस प्रकार का दिखता है, ऐसा। क्यों, इधर साइड 2 क्यों है और इधर साइड 1 क्यों है, क्योंकि इनपुट आप 2 दोगे, आउटपुट आपको 1 मिलेगा। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये दे देंगे और बोलेंगे भाई साहब इधर साइड 2 क्यों है, इधर साइड 1 क्यों है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि इनपुट हमको 2 दे सकते हैं हम, 0 या 1, लेकिन आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 या 1। आपको आउटपुट कैसे देने पड़ेंगे, 2, लेकिन आउटपुट इनपुट कैसे देने पड़ेंगे, 2, लेकिन आउटपुट कितना मिलेगा, 1, 0 या 1, हां या ना। ठीक है, तो मान लीजिए आपने दोनों ही ना दिए, इधर से 0 0 दिया, तो एंड में आपको याद रखना है कि आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, ये आउटपुट होगा आपका। जो लॉजिक गेट है एंड, इसका आउटपुट आपका क्या होगा, जब इधर साइड से आप दोनों 0 0 डालेंगे तो आपको 0 ही मिलना है, 0 और 1 डालेंगे तो भी 0 मिलना है, 1 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 1। सिर्फ एक केस में ये आपको 1 उपलब्ध कराएगा और वो है जब दोनों ही 1 हो। क्लियर, जब दोनों ही आप ऑन सिचुएशन दोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्या करना है, क्या किस स्थिति की बात है। मान लीजिए ये लॉकर आते हैं आजकल, बैंक के जो लॉकर हैं, ठीक है, तो बैंक के लॉकर आजकल डिजिटल हो गए हैं। ठीक है, देखिए एंड गेट का यूज कहां होगा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो बैंक के जो लॉकर हैं वो डिजिटल हो गए हैं। तो बैंक के डिजिटल लॉकर हो गए हैं तो उसमें 2 लोगों की जरूरत लगेगी। ठीक है, 2 लोगों की जरूरत, मान लीजिए एक चाबी मेरे पास है, एक चाबी उनके पास है। ठीक है, मेरी चाबी लग गई और किसी दूसरे की चाबी नहीं लगी। मेरी चाबी हां है, दूसरे की चाबी ना है। ठीक है, तो क्या गेट खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। तो खुला क्या, नहीं खुला। क्लियर, दोनों की चाबी लग गई, मेरी भी लग गई, सामने वाले की भी लग गई, तो खुलना चाहिए, हां खुलना चाहिए। दोनों की चाबी नहीं लगी तो खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। मेरी चाबी नहीं लगी लेकिन वो मैनेजर था उसकी चाबी लग गई तो खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो यूज, यानी उसमें कौन सा गेट यूज हुआ होगा, लॉकर में एंड गेट यूज हुआ होगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बैंक के लॉकर हैं, जो बैंक के लॉकर हैं जिनमें 2 चाबी इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें किस प्रकार के लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस प्रकार का किया जाता है, एंड गेट का।
ठीक है। ऐसे ही आपका होता है और गेट। और गेट में क्या हो रहा है, और गेट में क्या हो रहा है, और गेट में आपको करना है प्लस, ठीक है। तो आप इनपुट तो यही देंगे, सॉरी 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसमें आपको यहां करना है प्लस, तो 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 2 मत कर देना। प्लस का मतलब ये नहीं है कि 1 + 1 2 कर दें आप, 1 + 1 आपको, क्योंकि इन दो डिजिट में ही काम करना है, ठीक है। प्लस का मेरा मतलब है कि 1 और 1 का सम कितना आना चाहिए, 1, मतलब हां होना चाहिए। तो ये कहां पर होगा, एग्जाम्पल देखिए, ज्वाइंट अकाउंट। मान लीजिए मेरा और मेरी वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है। अब मैंने बैंक को बोल दिया हम दोनों में से कोई भी आकर अगर इस अकाउंट में से पैसा निकाले तो निकलना चाहिए, ये डिजिटल कर दिया मैंने। तो अब हम दोनों जाएंगे तो पैसा निकलना चाहिए या नहीं, हाँ निकलना चाहिए। हम दोनों ही ना जाए तो पैसा निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। हम दोनों में से कोई एक भी चले जाए तो पैसा निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, मैं नहीं गया, मेरी वाइफ चली गई तो पैसा निकलना चाहिए, हाँ निकल गया। मेरी वाइफ चली गई, मैं नहीं गया तो पैसा निकलना चाहिए, हाँ निकलना चाहिए। तो ज्वाइंट अकाउंट में किस प्रकार के डिजिटलाइजेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और गेट का। समझ में आई बात, ठीक है। एक लास्ट और है आपका नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, ये 1 का 0 कर देगा, 0 का 1 कर देगा। इनपुट अगर आप 1 डालोगे तो आउटपुट इसका उल्टा ही मिलेगा आपको, क्लियर है। और इन सबको अगर मिक्स करते जाओगे का क्या मतलब है, जैसे और गेट था, और गेट में आपने नॉट गेट जोड़ दिया, और गेट में आपने नॉट गेट जोड़ दिया, तो अब जो आउटपुट मिल रहा था क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। ऐसे ही एंड गेट में क्या था, जहां 1 था वहां 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये नैंड गेट का मतलब क्या है, नॉट प्लस एंड। नॉर का मतलब क्या है, नॉट प्लस और। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नैंड और नॉर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नैंड लॉजिक गेट कौन से लॉजिक गेट्स का मिक्सचर है, नॉट गेट और एंड गेट, ठीक है। नॉर गेट किस गेट का मिक्सचर है, नॉट गेट और गेट। नॉट में यदि इनपुट 1 दिया जाए तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। नॉट गेट में कितने इनपुट दिए जाते हैं, 1 इनपुट दिया जाता है, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 2 इनपुट देने पड़ेंगे। और गेट और एंड गेट में कितने, और नैंड गेट और नॉर गेट में कितने इनपुट दिए जाते हैं, 2 ऐसा कौन सा गेट है जिसमें सिर्फ 1 इनपुट दिया जाता है, नॉट गेट। इस प्रकार से आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल कर सके, इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल फ्लो करा सके, वो चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो क्या दिक्कत थी, कंडक्टर अनकंट्रोल फ्लो था, उसको हमें कंट्रोल करना था। कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसको दे भी सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उससे ले भी सकते हैं, तो हमने सेमीकंडक्टर ले लिए। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के थे, इंट्रिंसिक नैज और एक्सट्रिंसिक बाह्य 2 प्रकार के थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाया तो एक छोटा सा करंट फ्लो हुआ, जिसको हमने क्या बोला, प्रसार धारा, डिफ्यूजन करंट। लेकिन एक टाइम पर आकर डिप्लीशन लेयर बन गई, रिक्तीकरण परत बन गई, जिसके कारण फ्लो नहीं हो पाया। फिर उसको हमने फॉरवर्ड वाइज में जोड़ दिया, अग्र अभिनीति में जोड़ दिया तो करंट फ्लो करने लगा। बैकवर्ड वाइजिंग में जोड़ दिया तो करंट फ्लो नहीं करा। तो हमें क्या पता चला, डायोड सिर्फ एक दिशा में करंट फ्लो कर सकता है। मतलब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कंट्रोल कर लिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कंट्रोल हमारे हाथ में आया, मतलब हम किसकी बातें करने लगे हैं अब, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो डायोड बन गया, डायोड से आगे क्या बन गया आपका, एक और उसमें सेमीकंडक्टर लगाया तो ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर जोड़ दिए तो क्या बन गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जब बहुत सारे जोड़ दिए तो क्या बन गया आपका प्रोसेसर। ओके, नेक्स्ट हमने रेजिस्टर पढ़ा क्या होता है, कंडक्टर पढ़ा क्या होता है, कंडक्टेंस पढ़ा क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, रेक्टिफायर के बारे में जाना और लॉजिक गेट्स के बारे में जाना। इन चीज के अलावा जितना मैंने लेक्चर में बताया है, इसके अलावा
आपको साइंटिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। इतना अगर आपको आता है तो यह एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस इतना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ये 1 घंटे 1.5 घंटे का जितने का भी है वो लेक्चर देखना है आपको, दैट्स इट, आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपने ये देखा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।